दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। कल कैबिनेट ने चंद अहम फैसले किए कि उस महंगाई के तूफ़ान में और आइंदा जो रमज़ान की आमद है उस सूरत हाल को देखकर आवाम को किस तरह रिलीफ पहुंचाया जा सके, क्योंकि हुकूमत सिंध की यही प्रायोरिटी है, वज़ीर आला साहब की यही प्रायोरिटी है कि इस महंगाई के दौर में जो भी इन्फ्लेशन इस वक्त जो पाकिस्तान पूरा इसको फेस कर रहा है, और मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उसमें आवाम को अवामी हुकूमत किस तरीके से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए कोशिश कर सकती है। तो कल कैबिनेट मीटिंग में एक तो वज़ीर आला साहब ने सख्ती से हिदायत की कि हुकूमत के अखराजात पहले से ही, वज़ीर आला साहब ने इस महंगाई से पहले भी काफ़ी ऑर्डर पहले ऐसे अहकाम किए थे कि गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं उनको कम किया जाए, लेकिन उन्होंने कम किए, उनको कर्टेल किया। मैं आपको फिगर्स वगैरह एक दो दिन में फिर एक और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको एग्जैक्ट फिगर भी दे दूँगा कि कौन कौन से महकमे में किस तरीके से गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म किया गया। हालाँकि सारे गैर ज़रूरी नहीं भी कहें, लेकिन कौन से ऐसे अखराजात हैं जिसको हम मज़ीद कम कर सकते हैं, मज़ीद उसमें गुंजाइश पैदा की जा सकती है, मज़ीद जो है सरकार पर बोझ को कम किया जा सकता है, जिससे वही पैसा फिर आवाम के फलाह व बहबूद में इस्तेमाल हो, आवाम को उसके समरात महसूस हों। तो उस पर काफ़ी बातचीत हुई। फिर इस रमज़ान के, जिस तरह मैंने कहा कि रमज़ान में कौन कौन सी अशिया हैं जिनको जो लोगों के लिए रोज़मर्रा लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें लोगों को कोई खुदा न खास्ता उसकी ख़रीदारी में कोई तकलीफ़ ना हो, तो उसके लिए मैकेनिज़्म बनाया गया है। प्राइस कंट्रोलिंग जो है, ऑलरेडी हमारे पास ब्यूरो ऑफ सप्लाई एक डिपार्टमेंट है। इससे पहले जो मैजिस्ट्रेट के पावर होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास, डिप्टी कमिश्नर्स के पास। कल सिंध काबीना ने ये फ़ैसला किया कि कानूनी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से और उन सब की मुशावरत से अब ये इख्तियारात जो है, जो मैजिस्ट्रेट के पावर्स होंगे वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई के भी ऑफिसर्स को दिए जाएंगे, और मज़ीद ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जहां हम समझते हैं कि मैन पावर अगर किसी भी एक डिपार्टमेंट का कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा उन गवर्नमेंट के उन महकमे में काम करने वाले लोगों को वो मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात हुकूमत देगी कानून के दायरे में रहकर, ताकि कोई भी शख्स, ग्रुप या कोई भी इस तरह की कोई फील्ड के लोग आर्टिफिशियल महंगाई ना कर सकें और गैर ज़रूरी कीमतों में इजाफा ना कर सकें। वो फिर मैजिस्ट्रेट पावर के ज़रिए अगर कोई शख्स गैर ज़रूरी तौर पर उन खाने पीने की चीज़ों के अखराजात को बढ़ाएगा तो मैजिस्ट्रेट के पास उसको गिरफ़्तार करने के पावर भी होंगे, मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेनल्टी देने के पावर भी होंगे, और हैवी पेनल्टीज़ भी इनको दी जा सकती हैं। और वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो लोग जो कि जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को, जब डिमांड और सप्लाई का मसला होता है तो चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं ताकि जी डिमांड और सप्लाई की वजह से भी उनको प्रॉफिट्स उनके बढ़ें, तो उस पर खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको कल फैसले किए गए, और कैबिनेट ने इंशाअल्लाह ताला जो वज़ीर आला साहब का विज़न है, तो पाकिस्तान भर में इंशाअल्लाह ताला सबसे ज़्यादा कोशिश होगी सिंध हुकूमत की कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करे। उसके लिए बचत बाज़ारें भी लगेंगी, और उस बचत बाज़ारों में भी उन जगहों पे लगेंगी, उन जगहों पे वो सब्सिडी दी जाएगी जहाँ पे लोग मुस्तहक हैं। ये नहीं है कि वो पोश एरियाज़ में लग रही हों, वो जो सब्सिडी की चीज़ें हैं या उस तरह का फोकस पोश एरियाज़ में हो रहा हो, वो कोशिश की जाएगी जो लो लाइन एरियाज़ है जहाँ पे ज़्यादा मुस्तहक है उनको उसके समरात जो हैं वो मिले। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पे जो कच्चे का इलाका है उसमें डेफिनेटली आपको पता है कि कच्चे के बॉर्डर्स के एरियाज़, चाहे वो बलूचिस्तान से मिलते हों चाहे वो पंजाब से मिलते हों, सरहदें जो हैं वहाँ पे अरसा दराज से डाकू मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ पुलिस जो है वो मुस्तकिल तौर पे कार्रवाइयाँ कर रही है। तो डेफिनेटली उनके पास जो वेपन्स हैं, जिस तरह के हथियार वो लोग यूज़ करते हैं, तो हुकूमत सिंध जो है वो ये चाहती है कि पुलिस भी उन्हीं की तरह, अगर उनके पास ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं तो अगर एक जिसको कानून तोड़ने वाले के ख़िलाफ़
जो हुकूमत ग्रिड को चैलेंज करता हो या जो दहशतगर्द हो या जो चाहता हो कि जी बुराई पैदा हो, उसके पास अगर इस तरह के हथियार हैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके पास भी उस तरह के हथियार होने चाहिए। तो वो प्रपोज़ल भेजा गया है, कैबिनेट ने मंजूर भी किया है, ख़ासी रकम उसमें रखी है कि हम अपनी पुलिस को फुली इक्विप्ड करें और इस तरह के हथियार पुलिस को लेकर दें कि पुलिस उनसे मुकाबला कर सके। उसमें ज़रा एक प्रोसेस है, फेडरल गवर्नमेंट से उसमें रब्ता किया जाता है। फेडरल गवर्नमेंट को भी कैबिनेट की मंजूरी से रब्ता कल उसमें किया जा रहा है कि जी हमें वो परमिशन दी जाए कि ये इस तरह के वेपन्स जो हैं वो लें और उसके बाद फिर जो है उसका हम वो कर सकें। तो ये और ये भी फ़ैसला किया गया कि जॉइंटली मुख्तलिफ सूबों की पुलिस से रब्ता करके और रेंजर्स और आर्मी को भी जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको भी रब्ता करके उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उन इस तरह के डाकुओं के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर कैबिनेट ने कल मंजूरी दी है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, डिटेल में थे, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की थी या किसी और इशूज़ के थे, उस पर कैबिनेट ने अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे किया है। एक दो इशूज़ और भी हैं, उस पर भी इशूज़ हुए, लेकिन वो अभी जब वक्त आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ अहम फ़ैसले हैं जो कि इन सारे फैसलों का मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का है। तो वो पॉलिसीज़ के कुछ अभी इशूज़ हैं, वो भी बाकी हैं। अच्छा, ये बारी बारी पहले ये बताएं कि मरदमशुमारी पर आपकी तफसीलात हैं क्या, क्योंकि इस वक्त कुछ कौमपरस्त जमातें। देखिए, हमारे तफसील मैं आपको सिंपल बता दूं, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग सूबे में रहते हैं, एक एक शख्स को एतमाद हो इस मरदमशुमारी पे और किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, पहली बात। दूसरी ये कि जी जो भी डेटा है, जो शुमारी उस वक्त हो रही है, वो कम से कम उस शख्स को ज़रूर पता होना चाहिए कि जी मैंने अगर 10 नाम लिखवाए तो 10 के 10 गिने गए हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि जी सरकार सिंध हुकूमत के पास वो डेटा होना चाहिए कि जी अगर यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे हल्के में इस यूनियन काउंसिल में 100 घर हैं, तो वहाँ पे 80 घर ना गिने जाएँ, 100 घर गिने जाएँ, और अगर 100 घर वो गिने गए हैं तो मुझे पता होना चाहिए। जी हमीद साहब, हमीद साहब, आपने असला खरीद करने के लिए फैसला किया। पिछली एपेक्स कमेटी में फौजी क़यादत ने फौजी असला देने के लिए मुखालफत की, ताकि पूरी दुनिया में किसी भी पुलिस के पास फौजी। देखिए, कोई मुखालफत नहीं की, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई मुखालफत नहीं की। डिस्कशन हुई, उन्होंने अपनी राय दी, हमारे अपने राय, और अभी भी हम जो है जो हमारी यहाँ से रिकमेंडेशन गई हैं वो यही गई कि फेडरल गवर्नमेंट की सबकी मर्ज़ी से ही सारा काम होगा। अच्छा सर, मैं ये बता दें कि एक तो खान साहब ने जो माहौल एक सियासी पैदा किया हुआ है, उसकी वजह से मईशत पर भी बुरे असरात हो रहे हैं, कोई बाहर से इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। तो ये इस पूरी तमाम तर सूरत हाल को किस तरह आप देख रहे हैं कि इसके मुल्क के ऊपर क्या नेगेटिव असरात हो रहे हैं? इसके अलावा मेरा साथ साथ छोटा सा सवाल है कि जो अफगानी और दीगर जो यहाँ पे कराची में मौजूद हों, उनको गिनने से महरूम रखेंगे, क्या करेंगे, उनके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी है? जी, पहले मैं आपको दूसरी बात कह दूं, दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। हर शख्स को गिना जाएगा ताकि पता चले कि आपके सूबे में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग आपके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग आपका पानी पी रहे हैं, कितने लोग आपके सड़कें यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग आपके बिजली यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं। तो गिना तो हर शख्स को जाएगा। फिर वो अलग बात है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो अगर जो इलीगल कोई सामने नहीं होता है तो फिर उसको इलीगल को बाहर निकाला जाए, जो कानून मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें मौजूद। तो आपको दूसरा सवाल था इमरान खान के बारे में, मैं आपके वो भी मैं आपको सुना जाता हूँ। जहाँ पे दूसरी बात आपने की इमरान खान वाली, और आपने कहा कि मईशत की बात की। देखिए, इमरान खान इस वक्त किसी भी सियासी पार्टी से नहीं लड़ रहा, मैं बड़ा वाज़ेह कर दूँ। इमरान खान का ये एजेंडा ही नहीं है कि किसी सियासी पार्टी से लड़ा जाए। इमरान खान का एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुँचाया जाए। और ये बात मैं सिर्फ ऐसा इल्ज़ामन नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक काउंटर प्रोडक्ट करूँ कि भाई ठीक है, एक मेरे ओपोनेंट पार्टी का लीडर है तो उसने उसकी हर बात को मुझे निगलेक्ट करना है, हर चीज़ को मुझे अपोज करना है। मैं एक एक चीज़ को शवाहिद के साथ साबित कर सकता हूँ कि इमरान खान इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, किसी भी इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ भी नहीं कर रहा। वो जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है।
और वो कैसे कर रहा है मैं आपको साबित कर सकता हूँ। यही भी मैं नहीं कहूँगा जी कि मैं कह दूँ जी कि फलानी पार्टी का लीडर वो गद्दार है, वो पाकिस्तान का दुश्मन, मैं ऐसा कोई जुमला नहीं कहूँगा, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। आपने अमित साहब सवाल किया, आपने साथ में कहा कि जी मईशत को नुकसान पहुँच रहा है ये। यस, मईशत को इमरान खान ने नुकसान पहुँचाया है। आप मेरी बात सुने, आपको पता है शुरू से पूरी दुनिया के बच्चों को पता है कि कोई भी दुनिया का मुल्क आपकी तब आपकी मदद करता है जब आपके पास डोनर एजेंसीज जो सबसे बड़ी होती है दुनिया की, वो आपके साथ खड़ी होती हैं। वो आपके साथ एक मैसेज जाता है कि जी वो आपके साथ इन सारी पॉलिसीज में आपके साथ शामिल हैं। जब IMF के साथ इमरान खान ने डील की, वो डील को इमरान खान ने निगलेक्ट की। मैं वो बात दोबारा पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो उससे ख़तरनाक बात थी कि जैसे ही ये हुकूमत रिजीम चेंज हुई, ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने IMF से रब्ता किया। जब इस हुकूमत ने IMF से रब्ता किया तो आपकी उस वक्त इमरान खान और उसकी पार्टी ने क्या किया? आपने IMF को मैसेज भेजे। आपकी वो जो आपकी रिकॉर्डिंग्स आई हैं कि आपके लोग कह रहे हैं कि जी सर, अगर हमने इस तरह का कोई ख़त लिखा IMF को तो ये कहीं मुल्क की सालमियत पे ख़तरा तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए ख़तरे को, अभी ये काम खान साहब का हुक्म है, ये काम पूरा करो। PTI की पूरी कोशिश थी कि इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी को और IMF को ये मैसेज दिया जाए कि आपने पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद नहीं करनी। ये बात मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, इसके तो शवाहिद मौजूद है ना। हो सकता है कि एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट कोई ये शख्स कहे कि जी मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी कि PTI ने इमरान खान की हिदायत पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को और IMF को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान की मदद ना करें ताकि पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट में जाए, पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाए। इसकी हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने की। तो जो चीज़ इमरान खान ने की, क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा था? क्या ये मुल्क के लिए अच्छा था? क्या ये मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा था? दूसरी बात, इमरान खान ने इस वक्त जो कोशिश हो रही है, पहले जुडिशरी पर अटैक किए गए, जुडिशरी के जजेस के नाम ले लेके धमकियां दी गई, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। ये मैसेज था, ये मैसेज ये था कि अगर कोई जज इमरान खान को रिलीफ नहीं देगा तो इमरान खान उसके नाम ले लेके कहेगा कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और छोड़ूंगा नहीं का मकसद क्या है? इमरान खान के पास डंडा बरादर फोर्स है, इमरान खान के पास मुल्क के बदनाम ज़माना टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल सपोर्ट हासिल है। तो जब आप किसी को धमकी देते हो, धमकी इसी तरीके से देते हो, धमकी डायरेक्टली बोलते, किसी को बोलते हो कि मैं आपको का खून कर दूंगा। आप जब अगर एक शख्स जिसको दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट हासिल हो, जिसके पास डंडा बरादर वो शो करते हो हर अपने जलसे में, आज भी दोपहर को जब बोला था कि बलूचिस्तान की पुलिस पहुंच गई तो डंडा बरादर खबर चली थी, डंडा बरादर फोर्स जो है वो पहुंच जमान पाक पहुंचना शुरू हो गई। ये सारे मैसेजेस हैं ना आपके पास कि एक बंदा, मैं पहले भी कहता आया था, उस लोगों ने शायद कम समझा कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बन चुका है। जो भारत में शिवसेना पार्टी है और वहाँ पे बाल ठाकरे, ये पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे, शक्ल भी माशाल्लाह मिलती है और काम भी इनके मिलते हैं। तो आप देखें कि इस तरह आपने पहले जुडिशरी को धमकाने की कोशिश की और अब आपको माशाल्लाह से आउट ऑफ द वे लाडला, मैं जैसे कहता हूँ आप लाडले थे, लाडले हो, आपको बाकायदा फेवर्स मिल रहे हैं। फिर आपने क्या किया खान साहब ने? आपने इदारों के सरबराहों को, अब बाजवा साहब तो जा चुके थे, बाजवा साहब का नाम ले लेकर जो उनको बोल रहे थे कि ये मैसेज बाजवा साहब के लिए नहीं था, ये किसी और के लिए था कि मैं आपको भी कंट्रोवर्शियल बनाऊंगा। और फिर आपने उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग स्टार्ट कर ली, उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पे आपने घिनौनी मुहिमें शुरू कर दी। तो ये शख्स चाहता ही है कि मैं, जो कि इसका ख्वाब है कि मैं बाकायदा पाकिस्तान की सिसिलियन माफिया बनूं, पाकिस्तान के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन बनूं, पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बनूं, पाकिस्तान के लिए पाब्लो एस्कोबार बनूं, कि मुल्क का हर इदारा, मुल्क का हर आईनी इदारा उसकी उंगलियों पे नाचे और उसके कंट्रोल में रहे। जो एक PTI के एक वर्कर की जो शहादत हुई है, मुझे बड़ा अफसोस है, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर। हर सियासी दुनिया में हर शख्स के लिए दुआ मांगनी चाहिए, हर इंसान के लिए दुआ मांगनी चाहिए, हर मुसलमान के लिए दुआ मांगनी चाहिए, हर इंसान के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमें किसी के भी इंतकाल पे अफसोस होना चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी में है या पार्टी में नहीं है। लेकिन
कल एक अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर में हुआ, उसके बाद इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने 3-4 शहरों में कॉल दे दी कि जी इसके लिए गायबाने जनाज़े नमाज़ें हों। आपने देखा इस्लामाबाद में भी हुई, कराची में भी हुई, लाहौर में भी हुई। क्या था इसका मकसद? लाशों पे सियासत करना। क्या इनका मकसद था? इनका मकसद ये था कि जी इस तरह की अमवात को किस तरह कैश किया जाए। अगर इसको इतनी इंसानियत थी इस शख्स को, तो मुझे ज़रूर याद है, आप लोगों को याद है या नहीं है, साहिवाल में मासूम बच्चियां और बच्चों के सामने पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की सीटीडी ने एक गाड़ी पे फायरिंग की। जब गाड़ी पे फायरिंग हुई तो 4 लोग जो है वो शहीद किए गए। 4 लोग शहीद किए गए। वज़ीर आला कौन थे? उस्मान बुज़दार साहब। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इमरान खान नियाज़ी साहब। तो क्या इमरान खान साहब तो उनकी फातह तक नहीं गए? उनके फैमिली को भी अपने घर पे, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला कर उन्होंने दुआ पढ़ी, क्योंकि वो उस वक्त उनको जादूगरनी ने मना किया था, बेटा किसी की भी जनाजे पे नहीं जाना। जो कि अपने इस वर्कर के जनाजे पे भी नहीं गए, जो कल वाले वर्कर के जनाजे पे भी नहीं गए, क्योंकि जादूगरनी ने मना किया भाई किसी की लाश नहीं देखना, लाश से कोई रूह आती है, पता नहीं वो क्या करती है। अब वो मुझे नहीं पता, अब ये वो जादूगरों के मसले हैं, तो मुझे नहीं इसका ज़्यादा इतना इल्म। कोशिश है कि हम ये कोर्स भी कर लें। तो खैर मकसद ये है कि जिस शख्स ने कल लाश पे सियासत की, किसी की अमवात पे सियासत की, किसी की शहादत पे सियासत की, जब तुम्हारी अपनी हुकूमत में मासूम बच्चों के सामने वो पुलिस वालों ने तुम्हारे मारे, तो तुमने क्या किया? तुमने उस पुलिस की सपोर्ट की। ये इंसाफ का बोलबाला कहने वाला शख्स जो कहता था कि जी मैं इंसाफ पसंद हूँ, किसी को सस्पेंड किया, किसी को डिसमिस किया, किसी को अरेस्ट होने दिया। और आपने, ये तारीख का बड़ा जुल्म था। मासूम बच्चों पे उसका, उनके वालिदैन क्या कहते जिनको गोलियां मारे थे? भाई पुलिस को बोले थे हमसे पैसे ले लो, हमें गोलियां नहीं मारो। भाई हमसे पैसे ले लो, हमें गोलियां नहीं मारो, हम बेगुनाह लोग हैं। उनको बोला ये दहशतगर्द ने मार दिया उसको। तो आप ही वजीर आजम थे ना, तो क्या ये खून के छींटे आपके कपड़ों पे नहीं आएंगे? खान साहब, आपका बोझदार था ना चीफ मिनिस्टर, क्या ये खून के छींटे आपके कपड़ों पे नहीं आएंगे? तो ये शख्स जो कि इस मुल्क के लिए नासूर बन चुका है, जानबूझकर